आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग नई सीरीज को स्टार्ट किए जिसका नाम क्या है, तो अमृत क्लास। टारगेट हम लोग का है सीटेट 2022, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत क्लास सीरीज स्टार्ट है। और आज के इस अमृत क्लास में हम लोग ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले सीडीपी हो गया, इसके पहले मैथ्स हो गए, उनके अमृत क्लास लगातार हो रहे हैं। और आज के इस क्लास में ईवीएस के पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट क्लास है ये ईवीएस की, तो बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल धैर्य से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, जिनकी आवश्यकता लगेगी कि समझाने की विशेष आवश्यकता है, उनके नोट भी आपको लिखवाऊंगा ताकि एक तरीके से आपका नोट भी तैयार हो जाएगा। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को मिक्स रूप करके तैयार किया गया और बिल्कुल आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। क्लास की टाइम वैसे 8 पीएम से रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा समय था तो ये 7 बजे से क्लास कंडक्ट की जा रही है। बाकी जब भी क्लास होती है तो टेलीग्राम पे 1-2 घंटे पहले आपको अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर। इसका पीडीएफ आपको द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अब एक एक क्वेश्चन को चलिए समझते हैं, ईवीएस को, इन्वायरमेंटल स्टडीज को। बिल्कुल इसका ऑपरेशन करते हैं एक एक क्वेश्चन का। तो बहुत ईमानदारी से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करते हैं अपने साथ एक पेन और पेपर साथ में लेके बैठिएगा। और कल जिन बच्चों का टेस्ट है उसके लिए भी मैं नीचे बाद में बताऊंगा भी आप टेस्ट में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। पहले यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 30 क्वेश्चन बिल्कुल हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अमृत क्लास वाली सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आयोग भी इसमें कंफ्यूज हो गया था, बाद में आयोग ने क्या उत्तर माना, सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? 100% जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए नंबर है पुदुचेरी, बी ऑप्शन है चेन्नई, और सी ऑप्शन है विशाखापट्टनम, और डी ऑप्शन है शिलोंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक बार आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। उसके साथ साथ जो इसका सही उत्तर जाएगा, ए फॉर अमेरिका के साथ जाएगा, पुदुचेरी इसका सही उत्तर होगा। लेकिन ध्यान समझना, ये पुदुचेरी कहां स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कहां है? ये है तमिलनाडु में, ये है तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन कई ऐसे दावे किए जाते हैं कि भैया जो पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है वो ये नहीं है, वो केरल में स्थित है। कहां है? केरल में स्थित है। और केरल में किसमें? तो कोचीन में स्थित है। ठीक है, तो कोचीन में स्थित है, नोट करके लिख लीजिएगा। लेकिन ये दावा है, लेकिन जो आयोग ने माना था वो पुदुचेरी में माना था। और इसको मान्यता कौन देता है, तो ध्यान से समझ लेना। इसको मान्यता देता भैया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहीं अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। उसने मान्यता दी थी कि 2020 में फर्स्ट संचालित, जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, तो पुदुचेरी है भैया, पुदुचेरी में स्थित है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। तमिलनाडु में जो पुदुचेरी है, ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा यहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए का भैया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये फॉर अमेरिका। उम्मीद करते हैं इसको समझेंगे। लेकिन अगर पुदुचेरी नहीं है तो अब तब आप केरल की तरफ जा सकते हैं, कोचीन हवाई अड्डे की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो चंडी साहब ने किया था। तो जो तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री थे, चंडी साहब किए थे इसका उद्घाटन। ठीक है, इसका पावर कितना था, तो हम इसको कह सकते हैं कि 20 मेगावाट इसका पावर था, जो कोचीन में स्थित है। ये भी 100% सौर ऊर्जा से संचालित है, लेकिन ये प्राइवेट और एक तरीके से गवर्नमेंट दोनों को मिक्स रूप है केरल वाला। और एक तरीके से जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है उसको आप पुदुचेरी ही मानेंगे। और ये ऑप्शन नंबर सही है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल के तीनों अवस्थाओं, यानी ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, ये 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती ना, ठोस द्रव गैस का रूपांतरण प्राकृतिक में किसके दौरान होता है? यानी जल की जो तीनों अवस्थाएं होती उनका रूपांतरण प्राकृतिक में किसके दौरान होता है? मृदा अपरदन नहीं, मृदा अपरदन तो वो होता है जैसे कोई कोई प्राकृतिक भौतिक बल हो गए, वो पृथ्वी के मिट्टी को बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, तो उसे हम मृदा अपरदन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अभी इसकी डिफिनेशन भी लिखा दूंगा। उसके बाद जल चक्र, उसके बाद जल ह्रास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर जाएगा। जल चक्र में क्या होता है? जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना सही हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा मृदा अपरदन के बारे में आप लोग लिख लीजिए। मृदा अपरदन के बारे में लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन होता क्या है, तो ध्यान समझना। जल वायु, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं कर लेना, मैं लिखवाइए देता हूं। जल
जलवायु, जलवायु जैसे, ठीक है, जलवायु जैसे प्राकृतिक, जलवायु जैसे प्राकृतिक, प्राकृतिक भौतिक, प्राकृतिक भौतिक बल, जलवायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बल जिसके द्वारा, प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा, आप कह सकते हो बलों द्वारा, बलों द्वारा भूमि के, भूमि के ऊपरी, भूमि के ऊपरी मृदा या फिर मिट्टी कह सकते हैं, ऊपरी मृदा को, ऊपरी मृदा को बहा कर ले जाए, ऊपरी मृदा को बहाकर, बहाकर ले जाए, बहाकर ले जाए, बहाकर ले जाए, तो इसे आप कह सकते हैं मृदा अपरदन। यानी जल वायु जैसे ऐसे प्राकृतिक बल जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित जो मृदा है उसको बहाकर ले जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं मृदा अपरदन। तो ये तो सही होगा नहीं। तो जो जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण किस में होता है, तो जल के जल चक्र में होता है, यानी वाटर साइकिल में होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यानी बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अमृत क्लास के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 110%। चलिए अगले प्रश्न को समझिए। अच्छा सा प्रश्न है, आपके कॉमन सेंस पे आधारित ये है। जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जल की कमी से पौधों पर क्या, ये हरे हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो अपोजिट हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लंबे होने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लंबे कैसे होंगे, जब जल की कमी, उसको पोषण मिलेगा ही नहीं मिलेगा तो लंबे कैसे होंगे, उनमें ग्रोथ कैसे होगा, नहीं होगा। उसके बाद अभी इसके बाद हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो उसको और ऐसे समझेंगे कि लंबे ग्रोथ होता है कैसे और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा, उसके साथ साथ सूख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि जल के कमी से पौधे क्या प्रभाव क्या पड़ता है, तो पौधे सूख जाते हैं, एक तरीके से पौधों की मृत्यु हो जाती है, पौधे सूख जाते हैं। सी फॉर चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते खूब अच्छे से समझ रहे होंगे सभी क्वेश्चन को। अब अगला प्रश्न समझने वाला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, इसको खूब अच्छे से खूब मन लगा के आप लोग समझिएगा। प्रत्येक वर्ष यानी किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 20 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका की बी है 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर आपका सी है कि 30 अप्रैल को, उसके बाद डी ऑप्शन है 1 मई को। बताइए इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका तुरंत कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ठीक है, चलिए सही उत्तर किसके साथ जाएगा तो बताइए। जो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो वो भैया 22 मार्च को यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है सर। ठीक है, तो 22 अप्रैल को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, इसके अर्थ डे मनाया जाता है, इसके बारे में जानते रहना। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। उसके साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। इतना इसके बारे में आप लोग दिमाग में बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझे होंगे। तो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर जाएगा 22 मार्च के साथ। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और फिर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है तो भैया पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। और योगा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, तो वो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उम्मीद करते हैं इससे कई क्वेश्चन आपके तैयार भी हो गए होंगे और चीजों को आप खूब अच्छे से समझ भी रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 मई को क्या मनाया जाता है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष पूछा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके समझने पे आधारित है कि पृथ्वी पर हरियाली के लिए किसका होना आवश्यक है। पानी का, यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी पर पानी का, मिट्टी का या फिर कचरा का। देखो पृथ्वी पर क्या अगर नहीं रहेगा तो हरियाली बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं सर मिट्टी। अगर पृथ्वी पर मिट्टी ही नहीं रहेगी तो इसका हरियाली कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आयोग ने माना था भैया तो बी फॉर बनाना सही होगा, मिट्टी। वैसे पानी भी सही हो सकता है लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पर पूछ रहा है तो मिट्टी व बी फॉर बनाना सही उत्तर हो जाएगा 5th का। ठीक है, चलिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग 120 प्लस, इसको खूब अच्छे से अचीव भी करेंगे। अभी तो ये आपके सामने थोड़ा बहुत आ रहा है, बाकी जब थोड़ा सा अभी एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और भी तैयारियां आगे बढ़ेंगी तो देखेंगे कि द परफेक्ट स्टडी बीएड की तरह इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो मैं टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ संडे को, जब भी टाइम मिल रहा है तो उसमें भी आप जरूर ज्वाइन होइए। अभी उसकी भी डिटेल मैं नीचे बता दूंगा। ठीक है, चलिए कि कैसे द परफेक्ट स्टडी के ऑफलाइन टेस्ट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश में वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग में होता है। ऑप्शन नंबर भैया इसका कि 6 का कौन सा सही होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ये है 10%, बी ऑप्शन है 15%,
और सी ऑप्शन है 20% और डी ऑप्शन है 25%। यानी हमारे देश में, भारत देश में वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग हो पाता है। तो बी फॉर बनाना इसका भैया एक तो आंकड़ा याद करके रखिए, ये चेंज भी होता रहता है, लेकिन अभी तक के जो अनुसार ये 15% जो है ये उपयोग हो पाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। इतना इसके बारे में खूब अच्छे से जानते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न को समझिए। वर्षा जल के संग्रहण को क्या कहा जाता है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है, तो खूब अच्छे से इसको समझ लीजिए। जो छत पे पानी हम लोग रोकते हैं, जो बारिश के पानी को कहीं इकट्ठा करते हैं, तो उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। एक तरीके से जो भी नदी तालाब में या फिर कहीं कुएं में हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं वर्षा के जल को, तो रेन हार्वेस्टिंग इसे कहा जाता है। और वाटर शेड मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, तो जो पानी के निकास की एक तरीके से हम व्यवस्था करते हैं तो उसको वाटर शेड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको सीटेट के फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे और बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल जैसे आप लोग बीएड में एक तरीके से परचम अपने लहराए हैं और अच्छे से अच्छा फोर्थ पेपर में भी अच्छा क्वेश्चन करके आए। कितना टफ से टफ था, तो इसमें भी आप अच्छा करके आएंगे। बस बिलीव और साथ बनाए रखिए, आप बेहतर करेंगे, ये आपसे वादा है। ठीक है, चलिए सहयोग आपके साथ 100% है। उसके साथ जल का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। खूब इसको समझ के अच्छे से रख लेना कि भैया जो जल का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं संघनन। ठीक है, जो वाष्प से तरल में बदल जाए इसे हम संघनन कहते हैं। लेकिन बात यहीं पे आती कि सजीव वाष्पीकरण क्या होता है। सजीव वाष्पीकरण क्या होता है इसे समझाइए। तो भैया वाष्पीकरण होता है जो तरल से गैस में बदल जाए, जो तरल से गैस में बदल जाए, भैया गैस में बदल जाए, वो वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर जी ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन होता है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए। तो यहां पे लिख लेना ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए। जैसे कपूर, जैसे क्या हो गए, जहां पे क्या कह सकते हैं कपूर, जैसे ठीक है कपूर कह सकते हैं। कपूर क्या होता है, वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, कपूर जो होता है ठोस से डायरेक्ट की गैस में बदल जाता है। इतना इसके बारे में आप लोग खूब अच्छे से जानते रहिएगा। और यहीं पे एक चीज आता है निक्षेपण। ठीक है, यहीं पे एक शब्द आता है निक्षेपण, कभी कभी सीटेट के एग्जाम में पूछ लेता है फर्स्ट पेपर की ईवीएस में कि निक्षेपण क्या होता था। भैया ये जो निक्षेपण होता है, ये ठोस होते हैं वो गैस में बदल जाते हैं। ठीक है, जो यानी कि जो आपका एक तरीके से ध्यान से समझना, जो निक्षेपण होता है जो यहाँ पे गैसी होते हैं। जैसे आप लोग मान लो कपूर को गर्म किए तो वो सीधे गैस में बदल गए, लेकिन उन गैस को अगर आप कहीं ठंडा कर रहे हैं तो वो पुनः ठोस में अगर बदल जा रही कपूर, तो उसे आप निक्षेपण कहते हैं। तो आपको ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण में अंतर अच्छे से समझते रहिएगा। उम्मीद करते इसे खूब अच्छे से समझेंगे। जो आपका ऊर्ध्वपातन होता है वो ठोस से गैस में बदलता है, और जो निक्षेपण रहता है वो गैस से ठोस में बदलता है। और जो वाष्पीकरण होता है वो किसमें, वो वाष्पीकरण होता है तरल से गैस की तरफ वाष्पीकरण होता है। और गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था की ओर कौन जाता है, तो वो संघनन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा, बी फॉर बनाना। बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, चीजें मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल इसका ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो ये फर्स्ट क्लास है, तनी मनी नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन बाद में सब चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल बोर मत होइएगा। और ऐसा ये भी नहीं है कि सर हमारे सामने नहीं है तो चीजें हम सीख नहीं सकते। आप मेच्योर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपको आपके नजर में होना चाहिए सीटेट क्वालिफाई करना, और द परफेक्ट स्टडी ये मुमकिन करेगा। ये आपसे वादा है। छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 100% दिल से मेहनत की जाएगी। प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग कौन से हैं। प्रदूषित जल से भैया डायरिया भी होती है, पेचिश भी पड़ती है और दस्त भी लग जाता है। यानी उपरोक्त तो सभी डी फॉर डेनमार्क सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। आइए, पृथ्वी पर मौजूद पेयजल का कितना प्रतिशत जो कि जल होता है वो सदुपयोग होता है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन का भैया आंसर किसके साथ जाएगा, यानी पृथ्वी पर जितने पेयजल मौजूद हैं जो कितना उसका भैया सदुपयोग में आता है, कितना प्रतिशत जल का सदुपयोग, तो 13% इसका सही उत्तर जाएगा। एक तरीके से डाटा है, आंकड़ा है, इसको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। तो सी फॉर चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको समझाने वाला प्रश्न है। जितने बच्चे हैं खूब इसे समझ लीजिएगा। देखिए कि राजस्थान के राजेंद्र सिंह को
रमन मैग्सेस अवार्ड 2001 में किसके लिए दिया गया था? तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, हमेशा सीटेट में पूछता भी है रमन मैग्सेस अवार्ड, ये अवार्ड किसके लिए दिया गया था? तो इसका जो मेरे भाई की जो आपका की 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा ए और बी दोनों के साथ, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उल्लेखनीय कार्य के लिए भी इनको दिया गया था, उसके साथ साथ वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए भी दिया गया था। लेकिन बात ये आती है यहाँ पे, ये तो ठीक है इनको इसके लिए दिया गया था राजेंद्र सिंह को 2001 में, लेकिन रमन मैग्सेस अवार्ड होता क्या, पहले इसके बारे में भी तो जान लीजिए। तो देखिए ये किसके लिए दिया जाता, तो भैया ये एशिया में दिया जाता है। पहली बात तो इसके बारे में ये जानते रहिएगा कि ये एशिया में दिया जाता है। कोई आप विशेष समाज में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, जैसे अभी आपको रवीश कुमार को भी दिया गया था पत्रकारिता को लेके, उसके साथ साथ ये दिया किसके उपलक्ष्य में जाता है, तो भैया ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस के याद में, जो कि रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इतना अपने दिमाग में इससे जानते रहिएगा, जो रमन पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अपने दिमाग में नोट कहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, कहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। जो रमन मैग्सेस अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी किया जाता है। और प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड दिया गया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अगर जिसे पता है भैया कमेंट करिए तुरंत के तुरंत कि प्रथम भारतीय वो कौन है जिसे रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो भैया वो है आपके आचार्य विनोबा भावे। कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे साहब हैं, जिनको दिया गया था भैया प्रथम रमन मैग्सेस अवार्ड, जो भारत में ये प्रथम अवार्ड आया था। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। रमन मैग्सेस अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो भैया एशिया में किसी कोई ऐसा व्यक्ति हो, किसी भी देश का, एशिया में स्थित कोई भी ऐसा देश हो जिसमें कोई व्यक्ति कोई उत्कृष्ट कार्य करे, समाज को एक तरीके से नई दिशा प्रदान करे, तो ऐसे लोगों को रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की एक तरीके से उनकी याद में दिया जाता है। और प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे जी हैं। इतना इसके बारे में जानते रहना। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी फॉर चेन्नई सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, जल के विभिन्न स्रोतों के बीच जल चक्रण कहलाता है। ठीक है, जल के विभिन्न स्रोतों के बीच जल चक्रण क्या कहलाता है? जल निक्षेपण बिल्कुल भी नहीं, जल निक्षेपण बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। उसके साथ साथ जल चक्र हो सकता है, मृदा अपरदन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जल चक्र इसका सही आंसर जाएगा कि भैया जल के विभिन्न स्रोतों के बीच जल का जो चक्रण होता है, जल का जो एक तरीके से चक्रण कहलाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना सही हो जाएगा। और आपको पता है मृदा अपरदन क्या होता है, तो हम आपको अभी बताए थे, ऊपर लिखवाए भी थे कि वायु हो गए, जल हो गए, ऐसे प्राकृतिक बल जिनकी मदद से पृथ्वी के ऊपर जो भी मृदा है उनको बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर ये बल ले जा रहे हैं तो उन्हें हम मृदा कहते हैं, उन्हें हम मृदा अपरदन कहते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहना। तो जो ये 12 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर जाएगा बी फॉर बनाना। यानी बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेलेक्ट करके लेके आए, बिल्कुल ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं। जो एग्जाम को अप्रोच में, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं। और यकीन मानिए जो अमृत क्लास की जो जब तक सीटेट का एग्जाम होता है तब तक जितनी भी अमृत क्लास हो रही है, अगर सबको अच्छे से अटेंड कर ले रहे हैं तो सीटेट में आपका जो भी ईवीएस है आप तो भैया 25 प्लस ही रहेंगे। इस टाइप से मैं क्वेश्चन एक तरीके से तैयार भी करता हूं, जो समझाने वाला रहता है उसको समझाता भी हूं। अच्छा, जल को शुद्ध किया जाता है कैसे? निथार करके उसके बाद छान कर, तो दोनों विधि होती है। जल को शुद्ध करने पे छान कर भी करके कर सकते हैं हम लोग, निथाकर भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर जाएगा ए और बी दोनों, यानी जल को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इसे समझेंगे। और सीटेट का थोड़ा सा की पॉइंट बता दूं, जिसमें ए और बी उपयुक्त सभी हो, हमेशा वो उत्तर को आप लोग टिक किया करिए, वो उत्तर सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी इसके विपरीत भी की सिचुएशंस रहती हैं, तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए। और सीटेट में कभी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखते क्वेश्चन के प्रति, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रख के उत्तर देते हैं, तो सब के सब उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरी बात को खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। पृथ्वी पर मौजूद जो कुल जल है, कितना प्रतिशत जल समुद्र में मौजूद है? मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, इस पे जितना भी जल है, जितना भी वाटर मौजूद है, इसका कितना प्रतिशत जो कि भैया समुद्र में स्थित है, कितना प्रतिशत इसका समुद्र में स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि 97% जो जल है वो समुद्र में स्थित है। मान लो पृथ्वी है तो ये 97% जो जल है वो भैया समुद्र में स्थित है, और इसका 3% जो है पृथ्वी के किसी किसी कोने में जल इसका स्थित है, जो हम सभी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। ये आंकड़ा अपने दिमाग में याद रखना, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इस तरीके के। ठीक है, चलिए
अभी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान मुक्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के दौरान भैया क्या मुक्त करते हैं, तो बताइए। ऑप्शन नंबर ये है जल वाष्प, ऑप्शन नंबर बी है जल, ऑप्शन नंबर सी है गैस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसको खूब अच्छे से बताइए। देखिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताना, ये पेड़ नहीं बालक बना दिए। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट समझाते समझाते बालक बनता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक प्यारा सा पेड़ है और ये मान लो ये इसकी जड़ें हैं। ये पृथ्वी से मान लो जल अवशोषित किया, लेकिन जो जल भैया इसके काम के लिए वो तो ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जो जल भैया इसके लिए लाभदायक नहीं है, इसके लिए एक तरीके से वो काम के लिए उनको वो क्या करेगा, बाहर करेगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसको नापा किससे जाता, तो फोटोमीटर से नापा जाता है। इसको खूब अच्छे से आप लोग जानते रहिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जल वाष्प, यानी पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जो मुक्त करते हैं उसे जल वाष्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर भैया ए सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से समझ गए। अगला बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, हम सभी अपने 10th के 9th के सिलेबस में इसको पढ़े हैं। कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल कौन सा है। ठीक है, जो कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल कौन सा है, तो इसका जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जितने भी भाई बहन दोस्त यार जुड़े हैं कि कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल भैया कौन सा है, इसका उत्तर आप सभी लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा मीठा पानी के साथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं वरना क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी चीजें समझ में तो आइए रही हैं। जल की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, मनुष्य को, जानवरों को, सभी को। पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए, जानवरों को भैया जीवन यापन करने के लिए, और मनुष्य भी एक तरीके के जानवर भी हैं, एक तरीके से सोशल एनिमल भी हैं। तो इनको भी जल की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का कितना प्रतिशत हिम शिखर पर बर्फ के रूप में मौजूद है। 18 नंबर का बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। तो भैया इसका जो सही उत्तर जाएगा, यानी पृथ्वी पर जो मीठे जल हैं, पृथ्वी पर जो मीठे जल है उनका कितना प्रतिशत हिम शिखर के बर्फ पर भैया मौजूद है, तो 2%। बी फॉर बनाना इसका सही उत्तर जाएगा 18 नंबर का। ठीक है, इसको ये जो डाटा वाले क्वेश्चन रहते हैं इसको अपने दिमाग में फीड करके कहीं नोट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको समझने वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा समझाइए देते हैं। देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं रहेगा, ये मिसप्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया थोड़ा सा टाइप करने में। समुद्र और महासागर का जल होता है, हम सभी शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो समुद्र से ही नमक बनाए जाते हैं। तो हम सबको पता है नमक कैसा होता है, तो भैया नमक नमकीन जैसा होता है, तो हम कह सकते हैं नमक खारा होता है। तो समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, तो ये खारा होता है। अब ध्यान से समझिए, इसमें मेरे भाई ध्यान समझिए कौन कौन से आयन होते हैं, तो ध्यान से समझना। इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों आयन होते हैं। उसके साथ साथ ध्यान से समझिएगा, जो इसका होता है, अगर हम कहते हैं कि एक किलोग्राम अगर समुद्री जल है तो उसमें 35 ग्राम, ध्यान समझना, उसमें 35 ग्राम जो होता है भैया वो खारा नमक होता है, एक तरीके से समुद्री नमक होता है। 1 किलोग्राम पानी में, 1 किलोग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम जो होता है वो क्या होता है, तो खारा नमक होता है, समुद्री नमक होता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और इसमें कौन कौन से आयन होते हैं, तो आप सभी जानता है सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन इसका भैया इसमें जो क्लोरीन इसका इसमें आयन होते हैं। तो 19 नंबर के जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका बी फॉर बनाना सही उत्तर हो जाएगा। इसको इतना डीप में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि चीजें और भी आपके दिमाग में रहे। वैसे इसको अगर इतना भी बता दें कि समुद्र और महासागर का जल खारा होता है तब भी सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया कि 1 किलोग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम, यानी 35 ग्राम क्या होता है कि समुद्री नमक होता है, समुद्री खारापन होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें सोडियम और क्लोरीन आयन भी होते हैं, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, घरों में पकाने और बर्तन धोने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो भैया पकाने यानी खाना बनाने के लिए गंदा जल बिल्कुल भी नहीं, खारा जल बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही उत्तर शुद्ध जल के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, प्रश्न को प्रकृति को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और इसकी जब और भी अमृत क्लासेज आएंगी तो और डीप में हम लोग चलेंगे, चीजों को और समझेंगे। बस एक बार क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएं। पृथ्वी पर जल कमी होने पर क्या होगा, यानी पृथ्वी पर अगर जल की कमी हो जाए तो क्या होंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और जीव जंतु प्यासे मरने लगेंगे। उसके बाद जो चारों तरफ एक तरीके से सूखा पड़ जाएगा, एक तरीके से सुखाड़ हो जाएगा, जो भी चीजें मरुस्थली हो जाएंगी।
तो उपयुक्त यानी डी फॉर डेनमार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी पर जल की कमी हो जाएगी तो चारों तरफ तबाही तबाही हो जाएगी, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को समझिए। हम लोग पानी की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ये है भैया, उपयोग किए गए पानी को एकत्र कर दोबारा उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे आप नहा रहे हैं उस पानी को कहीं स्टोर कर लीजिए, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अगर ये रहे कि वो जो आपके पानी है वो ज्यादा उसमें की सरफ साबुन ना रहे तो उन पानी को आप पेड़ पौधों में भी यूज कर सकते हैं। अपने अपने गाय वाय धोने के लिए भी, अपने जो बाइक वाइक है उनको धोने के लिए वो पानी उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल सही है। ब्रश करते समय नल को बंद कर दें, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ लोग मुंह में ब्रश ले लेते हैं, करते रहते हैं और नीचे पानी टूटी चलती रहती है, तो वो गलत बात है। उसके बाद बाल्टी भरने के बाद नल को बंद कर दे। तो जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं इसमें डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा कि जल के जो बचत हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी इसको क्वेश्चन को पढ़ के आंसर अपने अपने हिसाब से भी किया करिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो भैया देखो ध्यान समझना, जल प्रदूषण के कारण है, देखो ध्यान समझना, जल प्रदूषण के कारण इसमें पूछ रहा है तो कि जल स्रोतों में कूड़ा कचरा, बिल्कुल बात सही है भैया कि जल प्रदूषण का मुख्य कारक ये है। उसके बाद कारखानों से अवशिष्ट बहाने से, जो कारखाने में एक तरीके से जो भी वहां पे की बेकार चीजें निकलती वो नदी वगैरह में बहा देते हैं, तो वो क्या होता है, प्लास्टिक वगैरह होते हैं, तरह तरह के वहां फाइबर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसे तरह की विषैलिक पदार्थ भी होते हैं। तो ये भी एक तरीके से जल प्रदूषण के कारक है। उसके बाद गंदे कपड़े साफ करने में ये भी तो होता ही होता है, पर इसको सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो ये जल प्रदूषण नहीं करते, लेकिन बड़े स्तर पर जहां कपड़ों की धुलाइयां होती हैं तो वहां से फैक्ट्रियों से निकलते हैं, तो वो भी जल प्रदूषण को एक तरीके से बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से भैया जल प्रदूषण की ये सभी कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है अगला प्रश्न, इसको समझिए। बड़ा प्यारा प्रश्न है, हमेशा पूछने वाला प्रश्न है, हमेशा। देखिए मैं थोड़ा बातें बता दूं, द परफेक्ट स्टडी सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, चीजें अपने आप समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन का भी मैं समझाऊंगा, कभी नहीं बोलेंगे खेत में जल की बर्बादी रोकने की किसी एक विधि उपयोग किया जाता है। किस एक विधि का उपयोग किया जाता है, किस विधि का उपयोग किया जाता है, किस एक विधि का उपयोग, यहाँ पे क्वेश्चन मॉडिफाई भी हो जाएगा। तो ठीक है, जल की खेत में बर्बादी यानी खेत में देखते हैं कि अगर ट्यूबवेल से पानी चलता है तो चलता जाता है और जब तक मिट्टी सोखती उसके बाद होता है। लेकिन कैसे हम उस पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं? ड्रिल से, हार्वेस्टिंग से। देखिए ध्यान से समझना, हार्वेस्टिंग से क्या होता है इसको ऐसे समझिए, आपके छत पे बारिश का पानी आ रहा है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रिल विधि होती है ना, यहाँ पे देखिए मान लो एक नन्हे नन्हे पेड़ है, यहाँ पे ये नन्हे नन्हे पेड़ है, बालक बन गए, पर इसको पेड़ समझिएगा, ठीक है, ये पेड़ है, इनकी जो जड़ है ना तो हम पाइप ऐसे लगा देते हैं और इनकी जड़ में यहाँ पे थोड़ा सा छेद कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें से हम लोग होल कर देते हैं, तो वो क्या होता है, छिद्र कर देते, तो यहाँ पे छोटा छोटा पानी बूंद बूंद निकलता रहता है और ये पेड़ की जड़ों को सोखता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ये राजस्थान वगैरह में ज्यादा इसको देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पे पानी की कमी रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे छिड़काव भी हो जाता है, पानी की बचत हो जाती है और पानी की जो जड़ें होती है पानी अवशोषित भी कर लेती है। जो ड्रिल विधि होती है, ये जो क्या होता है कि पानी को एक तरीके से बचत का सबसे मुख्य विधि होती है, अभी वर्तमान में बहुत प्रचलित है। तो ये होता है भैया, इसका एक तरीके से आप लोग अच्छे समझे ड्रिल विधि से, ठीक है, इसको अच्छे समझ सकते हैं ड्रिल विधि से। ये भी दोनों से ये तो नहीं होगा और ड्रिल विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इसको समझेंगे और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझिए, वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो भैया इसका बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। ये देखिए ध्यान समझा, इसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं, आयोग भी इसे गलत इसको आंसर कर दिए थे। ये वाटर शेड मैनेजमेंट उन्होंने सही उत्तर लगाया और बाद में इसको करेक्ट भी किया गया था और बाद में इसके आंसर शीट में सब चीज पता भी चली थी। तो ये इसका सही उत्तर जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट दोनों की तरफ से भैया क्या होते हैं कि वर्षा के जल को संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। जो वाटर शेड मैनेजमेंट है, ये वर्षा के पानियों को एक तरीके से एकत्रित कर दिशा देता है कि आपको भैया कहाँ पानी यूज करना है। वैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका भैया सी सही हो जाएगा 25 का। सेकंड आप समझिए, इसमें देखिए ऐसे प्रश्न में बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं, पानी पर जल का मुख्य स्रोत, अगर ये मुख्य को हटा दे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मुख्य को हटा दे, यहाँ पे आप लोग समझिए मुख्य को हटा दे तो क्या होगा, यहाँ पे समझिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये मुख्य हट गया। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है भैया कि पृथ्वी पर जल का स्रोत क्या है?
तो वर्षा जल भी है, ठीक है, वर्षा जल भी है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अब यहाँ ध्यान समझिए, वर्षा जल भी है, यहाँ पे तालाब भी है, नदी भी, सब मुख्य स्रोत है, सब स्रोत है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सिर्फ आपसे ये कह दे, यहाँ पे ये अगर सिर्फ कहे मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत में भैया क्या आ जाएगा, तो वर्षा जल। मुख्य स्रोत की बात करें तो पृथ्वी पर भैया एक एक स्थान पर अगर पानी नदियां नहीं भी हैं, तो वहां पे पानी का मुख्य स्रोत वर्षा ही होता है, वर्षा जल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जितने भी बच्चे जुड़े खूब भैया अच्छे से पढ़िए। और मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि जितने भी छात्र छात्राएं भाई बहन है, ये द परफेक्ट सीरीज जैसे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं और वैसे अभी भी फॉलो करेंगे और अपने मंजिल को बिल्कुल अच्छे से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सलेटेड दिशा में पढ़ते चलिए। जितने भी भाई बहन है सब लोग अपने भैया सीटेट क्वालिफाई करेंगे। आप सभी से वादा है, बस जो भी दिया जाता है उसको फॉलो करिए, सीटेट आपके हाथ में होगा। उसके बाद भूमि के नीचे संचलित जल की संचित जल को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहते हैं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना हो जाएगा, भूमिगत जल को कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के नीचे जो भी जल संचित होते हैं उन्हें भूमिगत जल कहते हैं। जैसे हम लोग मशीन वशीन गाड़ते हैं कि एक तरीके से बोरिंग वगैरह कराते हैं, तो कैसे पानी नीचे से निकलने लगता है, तो भूमिगत जल से ही निकलता है। तो इसे आप लोग कह सकते हैं भौम जल भी हो सकता है, इसका अर्थ भी भूमि होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जाएगा कि भैया कि भूमिगत जल के साथ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते इसको भी समझे होंगे। अगले प्रश्न को समझ लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, 2 क्वेश्चन। कपड़ा धोने के बाद बचे पानी का उपयोग किन कामों के लिए किया जा सकता है? बच्चे तुरंत मारेंगे उपयुक्त तो सभी नहीं भैया, उपयुक्त तो सभी नहीं कर सकते। पेड़ की सिंचाई में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो पौधे, आप कपड़ा धोने में कई तरीके की आप सरफ साबुन, कई तरीके से आप एक तरीके से एक केमिकल का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है पौधों में डालेंगे तो पौधों को क्षति पहुंचेगी। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ घरों की धुलाई में उपयोग कर सकते हैं और घर इससे और ज्यादा साफ हो सकते हैं। बाकी इसको ए फॉर अमेरिका सही उत्तर जाएगा। ठीक है, और गौशाला की धुलाई में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उपयुक्त तो सभी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को समझिए। जल हमारे लिए क्या है? अनमोल है, बेकार है, या फिर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बेकार तो कभी हो ही नहीं सकता, तो जल हमारे लिए अनमोल है, एक तरीके से हमारे लिए वैल्यूएबल है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को समझ लीजिए। अगला प्रश्न बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। गांव में यानी जो हमारे विलेज वगैरह हैं जहां हम लोग रहते हैं, गांव में पानी का बर्तन किस में रखा जाता है, यानी गांव में पीने का पानी किस में रखा जाता है? तो ये तो देखो गांव के एक तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि इनको हल्के में ले रहे हैं हम गांव वालों को। ये नहीं जानते कि गांव में भी एक तरीके से कि क्या लग गया है, तो जो कि फिल्टर मशीन लग गई है पानी। आप गांव में भी लोग फिल्टर वाला पानी पीते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन की प्रकृति है तो उसी के हिसाब से हमको आंसर देना है। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में अपने विचार नहीं लिखने हैं, आंसर को टिक करना है। तो बताओ गांव में पीने के पानी को किस में रखा जाता है? तो थाली में। ये कैसे मुमकिन है? बाल्टी में नहीं, मिट्टी के घड़े में रखा जाता है। और अभी भी जब गांव में बहुत ज्यादा गर्मी उर्मी पड़ने लगती है, तो जो दीपावली में मटकी वटकी मिली रहती है, हम लोग उसी पे उसका जो ढकनी वकनी रख के उसी में पानी रख देते हैं और गर्मी के प्रचंड गर्मी में उसमें पीते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन फिर भी काम चलाऊ हो जाता है। और कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जिसमें बोरा वोरा उस पर उड़ा देते हैं, तब कहते हैं पनिया और ठंडा होगा, और उसमें जो कि पानी वानी ऊपर से डालते रहते हैं। तो मिट्टी के घड़े में जो होगी, गांव के जो होते हैं कि गांव में जो पीने के पानी होते हैं मिट्टी के घड़े में रखे जाते हैं। 30 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं खूब अच्छे से समझे होंगे। और ये क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन अब टिक करेंगे ना, याद करिए मेरी चीजों को कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया हूं। अगर इन क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूं ना, सीटेट में अगर इससे रिलेट करते हुए भी क्वेश्चन आएंगे, 100% जितने भी दोस्त यार हैं द परफेक्ट टीचर के प्यारे फैमिली मेंबर हैं, सब के सब क्वेश्चन टिक करके आएंगे और सबका क्वेश्चन सही भी होगा। बस थोड़ा सा आप मेहनत करते जाइए, सहयोग हम करेंगे और सीटेट का सर्टिफिकेट आप पाएंगे। ठीक है, द परफेक्ट टीचर के टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पे इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। और एक बात और मेरी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो बच्चे हमारे टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, एक तरीके से बस पहल है, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ पहल है, इसी के लिए भैया ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। और इसको अच्छे से, इसको सार्थक वे में समझना। देखिए अभी तक तो यहाँ पे सिर्फ टोटली सिलेक्टेड नोट्स और प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप दिए जाएंगे। उसके साथ साथ एक चीज मैं और ऐड कर दिया हूं, वीकली टेस्ट होंगे, ऑफलाइन टेस्ट, यानी आपको क्वेश्चन पेपर बना के दे दूंगा। आप अपने घर पे उन क्वेश्चनों को समय, जैसे अगर आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन देंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन देंगे, ईवीएस के 30 क्वेश्चन, संस्कृत के, हिंदी के, इंग्लिश के, उनको सॉल्व करेंगे अपने लेवल पे और 30 मिनट का समय भी मैं दूंगा।
घड़ी को देख के मैं बैठूंगा 30 मिनट के पहले 30 मिनट के बाद 5 मिनट और मैं समय दूंगा ताकि आप लोग अपनी आंसर शीट सबमिट कर पाए टेलीग्राम ग्रुप में, और उसके बाद एक फाइनल आंसर शीट जारी करूंगा, और उसके बाद जो बच्चे उसमें अच्छा नंबर पाएंगे सभी को द परफेक्ट स्टडी की तरफ से बधाइयां और शुभकामनाएं भी रहेंगे, और आप मोटिवेट भी होंगे, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और याद रखना, आप अपने आप से वादा करो, कोई भी स्टूडेंट जो पहले से भी इस प्राइवेट ग्रुप में एनरोल्ड है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, कोई भी नकल नहीं करेगा। तो फर्स्ट जो कि टेस्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 28 अगस्त से, तो सभी लोग इसमें एनरोल हो जाइए, अच्छे से पढ़िए। और हाँ, यदि आप एनरोल होते हैं तो आपको सेलेक्टेड नोट्स के साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप और की वीकली टेस्ट में भी आपको एक तरीके से सम्मिलित कर लिया जाएगा। और इसकी फीस जो है वो 199 है। इतना सब कुछ अरेंज करने के लिए, आपको बेहतर दिशा देने के लिए ये नॉर्मल सी फीस ली जा रही है। और अगर फीस आप दे देते हैं तो खुद आप जागरूक रहेंगे, खुद आप एक्टिव रहेंगे। बस ये मेरी पहल है, और इसको उम्मीद करते सार्थक वे में आप सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन समझेंगे और मेरी मेहनत को सार्थक दिशा में लेके आगे बढ़ेंगे। अपना नाम के साथ साथ द परफेक्ट स्टडी का नाम भी रोशन करेंगे। और आपको पता है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझे होंगे। कल टेस्ट 10 बजे से स्टार्ट होगा, यानी सुबह के 10 बजे से। सभी बच्चे जो पेड क्लास में पहले से हैं सीटेड के, वो आप लोग क्या करिएगा, तो उनको पेड टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो सभी लोग ज्वाइन होइएगा। जो बच्चे नहीं है, उम्मीद करते हैं आप जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन हो जाइए। जो नहीं इंटरेस्टेड है वो भी अपनी तैयारी खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैं प्रतिबद्ध नहीं कर रहा हूँ। बस बेहतर तैयारी की कामना करता हूँ, इच्छा रखता हूँ, इसलिए ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आज हम लोग फर्स्ट क्लास को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। जितने लोग यहाँ तक जुड़े हैं सभी का ढेर सारा आभार है। अगर आप बाद में भी क्लासेस देख रहे हैं तो पूरी क्लासेस को देख रहे हैं, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। जो अमृत क्लास है द परफेक्ट स्टडी की तरफ से, इसे जरूर अटेंड किया करिए। इसके जस्ट बाद हम लोग सीडीपी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग उसमें आइए और चीजों को समझिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को खूब अच्छे से समझेंगे और चीजों को बताएंगे कि ग्रोथ को समझाएंगे प्लांट लेके, और आपका जो कि डेवलपमेंट है उसको समझाएंगे एक प्यारी सी वुमेन को लेके, एक प्यारी सी औरत को लेके, उसको समझाएंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। उस क्लास में आइए। और ईवीएस की ये क्लास उम्मीद करते सबको अच्छा लगा। क्लास समाप्त होने के बाद अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखा करिए। हम सब टीचर्स, अगर आप हमारे ऑफलाइन सामने तो नहीं है, लेकिन आपके फीडबैक ही हमें आपके जोड़ के रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करिए, इसमें एक तरीके से विनम्र भाव से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो द परफेक्ट स्टडी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इन क्लास को, और उनको बताइए कि भैया इस क्लास में ज्वाइन होइए, अमृत क्लास में, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, जितने भाई बहन दोस्त यार जुड़े सबका ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए।